जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? तो जो डेली करंट अफेयर डिस्कशन होता है हम लोग उसको एमसीक्यू के थ्रू करते हैं और उसकी व्याख्या भी हम लोग देखते हैं और विस्तार से उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित उपयोग के कारण लोगों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा रहता है। ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के लाभदायक वायरस होते हैं। फेज थेरेपी एंटीबायोटिक दवाओं का एक स्वीकार्य विकल्प बनता जा रहा है। ठीक है, ये 3 कथन दिए हुए हैं। इन 3 कथनों में से कौन से कथन सही हैं या कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो केवल एक कथन, केवल 2 कथन, सभी 3 कथन या कोई भी नहीं, तो इनमें से तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। चलिए, ये क्या है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उनके विकल्प के रूप में बैक्टीरियोफेज या जिसको जीवाणु भोजी कहते हैं या उसको एक अन्य भाषा मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको फेज थेरेपी कहते हैं, उसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों बढ़ती जा रही है? तो प्रश्न ये भी बनता है कि क्यों बढ़ती जा रही है। तो जो बैक्टीरिया संबंधी रोग होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग होते हैं, जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं, उनके निदान के लिए हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं। कई बार एंटीबायोटिक डोज जब बहुत अधिक होने लगते हैं, आवश्यकता से अधिक होने लगते हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि ह्यूमन बॉडीज में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि आप उसी डोज, जैसे मान लीजिए पहली बार अगर 500 mg का डोज दिया गया, तो अगर लगातार इस डोज में बढ़ाता चला, वृद्धि करते जाए, तो एक समय के बाद जो आवश्यक डोज होता है किसी भी निदान के लिए, उस डोज पे आपका उपचार नहीं हो पाएगा, डोज की मात्रा बढ़ानी होगी। इसी के कारण क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है। अब एंटीबायोटिक दवाएं क्या है, जो शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त तो इससे हो जाते हैं एंटीबायोटिक दवाओं से, लेकिन क्या होता है कि कुछ शरीर में लाभदायक सूक्ष्म जीवों को भी यह नष्ट कर देता है। यह ध्यान रखना है। ठीक है, यह ध्यान रखना है, जिससे कि कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मतलब एंटीबायोटिक दवाएं हानिकारक बैक्टीरिया तो निश्चित तौर पर समाप्त करती हैं, लेकिन शरीर में जो कुछ आवश्यक लाभदायक बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी नष्ट कर देता है। अब इससे खतरा क्या है? ये जो है रोगाणुरोधी प्रतिरोध, इससे खतरा ये है कि एक अनुमान है, एक अध्ययन है कि वर्ष 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप हर साल 10 मिलियन लोगों की मौत होने की संभावना है। असामयिक मृत्यु होने की संभावना है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक जो है कि साल। ठीक, बैक्टीरियोफेज को फेज भी कहा जाता है, एक अन्य नाम फेज भी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वायरस है। ध्यान रखना है, बैक्टीरियोफेज है लेकिन नाम बैक्टीरियोफेज है, लेकिन यह एक वायरस है और यह केवल बैक्टीरियल कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उन्हीं कोशिकाओं को में अपना प्रतिरूप बनाते हैं जो कि जिनका निदान करना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सभी कोशिकाओं पे एक बराबर प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो फेज होगा या जो बैक्टीरियल फेज होगा या बैक्टीरिया के लक्षित उपभेदों या प्रजातियों को ही टारगेट करता है। जिनको टारगेट करना है केवल उन्हीं को टारगेट करेगा। ठीक है, अगर बात करें कि फेज की खोज किसने करी थी, तो फ्रेडरिक W. टिवार्थ 1915 में इन्होंने किया था। ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं और इन्हीं के साथ एक नाम और आता है जो कि फ्रांस के हैं और 1917 में फेलिक्स डी हेरली, इन 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है जिन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब फेज थेरेपी का महत्व हम लोग देख लेते हैं। फेज थेरेपी का महत्व यह है कि होस्ट कोशिका का नष्ट होना, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो होस्ट होते हैं, केवल उन्हीं को नष्ट करता है। ठीक है, मानव कोशिकाओं को नुकसान होने की इससे बिल्कुल संभावना नहीं है। ठीक है, इससे बिल्कुल संभावना नहीं है कि मानव कोशिकाओं को नुकसान हो। ठीक, इसका कारण यह है कि बैक्टीरिया कोशिकाओं और मानव कोशिकाओं में कुछ मौजूदा महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। मानव कोशिकाओं को क्यों नुकसान नहीं होता? क्योंकि बैक्टीरियल जो सेल होते हैं और ह्यूमन सेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। ठीक, फेज थेरेपी के अंतर्गत ये अपना प्रतिरूप बना सकते हैं, इसलिए ये होता है कि प्रारंभिक खुराक अपेक्षाकृत उसकी मात्रा कम भी हो सकती है। चूंकि ये
जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये अपना प्रतिरूप भी बनाते हैं, बॉडी में जाएंगे ना तो वो उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अपना प्रतिरूप बनाते जाएंगे, अपने आप को कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कम डोज पे भी ये संभावना है कि उस रोग का निदान हो सके, जिसके लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ठीक। फेज जो होते हैं या बैक्टीरियोफेज होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये क्या होते हैं, गैर विषाक्त होते हैं, मतलब क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि ये कम मात्रा में यूज किया जाएगा बॉडी में उससे, ठीक है, और गैर विषाक्त भी है। अब इसके विकास में ये लाभ तो इसके हो गए, अब ये जो फेज चिकित्सा है या फेज थेरेपी है, इसके विकास में क्या बाधाएं हैं, ठीक है। सबसे जो बड़ी अभाव है वो बाधा है वो क्लिनिकल ट्रायल का, ठीक है। चिकित्सीय ट्रायल का क्या है, अभाव है, पर्याप्त डेटा नहीं है। सही फेज को ढूंढना भी अपने आप में एक अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। फेज को पेटेंट कराने में भी कठिनाइयां होंगी, क्यों, क्योंकि ये प्राकृतिक इकाइयां हैं। ये क्या है, प्राकृतिक इकाइयां हैं, ठीक। तो चलिए इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रथा, मतलब हाथ से मैला ढोने की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ठीक है। देश के कुल 766 डिस्ट्रिक्ट में से केवल 508 जिलों ने स्वयं को इस प्रथा से मुक्त घोषित किया है। नमस्ते योजना मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रथा को समाप्त करने से जुड़ी योजना है। मैनुअल स्क्वेंजिंग को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 PEMSR के तहत प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। मतलब इसके तहत यह प्रतिबंधित किया जाता है कि ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं कराया जाएगा, ठीक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, ठीक है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं, तो इनमें से सभी तीन कथन सही है, तीनों कथन इसमें से सही है। अब हम लोग देख लेते हैं यह प्रश्न क्यों चर्चा में है या यह क्यों चर्चा में। अभी मोसजे के द्वारा, मतलब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार देश में केवल 66% जिले ही हाथ से मैला उठाने या मैनुअल स्क्वेंजिंग की प्रथा से मुक्त है। कितने प्रतिशत, यह ध्यान रखिएगा डेटा, 66%, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो मोसजे के अनुसार जो कुछ महत्वपूर्ण डेटा दी गई है। पहला तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगर हम हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे सभी लोगों की पहचान की बात करें तो वर्ष 2013 और वर्ष 2018 में इस संदर्भ में कुछ सर्वेक्षण किए गए थे कि उनकी पहचान करी जाए, ठीक है। और उस समय जो इनकी जो संख्या आई वो लगभग 58,000 आई, 58,000 आई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाथ से मैला उठाने की प्रथा के बारे में, ठीक। सामान्य रूप से जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा को अगर हम कहें कि अगर परिभाषित करें तो सीवरों या सेप्टिक टंकों से मानव मल को हाथ से हटाने का कार्य, ठीक है। अब केवल इसमें मानव मल ही नहीं शामिल है, इसमें इसको और विस्तारित किया गया है। जैसे सेप्टिक टैंक हो गया, नाली हो गई, या रेलवे पटरियों को साफ करने के कार्य में लगाए गए व्यक्ति भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा या स्केवेंजिंग की प्रथा में शामिल माने जाते हैं, मैनुअल स्केवेंजिंग की प्रथा में शामिल माने जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रथा को PEMSR 2013 के द्वारा क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को, मतलब कराने, ऐसा जो किसी पे दबाव बनाया जाता है, दबाव बना कराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या तो दोनों हो सकता है। 2 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी भी यह प्रथा जारी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार ही कह रही है कि 66% जो है ने ही स्वयं को मुक्त घोषित किया है। तो क्योंकि PEMSR अधिनियम का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए जारी है। सबसे पहली बात कि इस संदर्भ में कोई नियम बनाया गया है
तो अभी भी वो चीज जारी है, तो इसका मतलब नियम का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अकुशल जो श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना। ठीक है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, चूंकि सबको रोजगार चाहिए और रोजगार की पर्याप्तता नहीं है, इसलिए अकुशल श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक कारण है। अगर हम मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में बात करें तो स्वच्छता मोबाइल ऐप, ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता मोबाइल ऐप की मदद से जो हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे व्यक्ति हैं, लगे कर्मचारी हैं, उनकी पहचान की जा रही है। ठीक, हाथ से मैला उठाने वालों के लिए पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना, ठीक है, यह शुरू की गई है। स्वच्छता उद्यमी योजना के अंतर्गत, स्वच्छता उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए इन्हें रियायती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, इसे हम नमस्ते योजना के नाम से भी जानते हैं, यह शुरू किया गया है। और यह जो नमस्ते योजना है यह मोसजे के द्वारा और आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय या महुआ के द्वारा, ठीक है, एक शुरू किया गया संयुक्त पहल है। तो ध्यान रखिएगा, नमस्ते योजना किससे जुड़ा हुआ है? मैनुअल स्क्वेंजिंग की प्रथा को दूर करने से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो कौन सा है? वरुणास्त्र, सूर्यास्त्र, चंद्रास्त्र या गगनास्त्र? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वरुणास्त्र। क्या है? वरुणास्त्र। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इसका क्या किया? वरुणास्त्र हैवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया। ध्यान दीजिएगा, शब्द युद्धक परीक्षण किया, हालांकि यह पहले से ही नौसेना में शामिल है। ठीक है, पहला युद्धक परीक्षण किया। अब देखिए, बात करते हैं वरुणास्त्र टारपीडो की। ठीक, तो इसका डिजाइन किसने बनाया है और किसने इसका विकास किया है? तो DRDO के अंतर्गत विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया है और इसको विकसित किया गया है। तो बात आती है इसके उत्पादन की, तो उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसके उपयोगिता की बात करें तो नौसेना के सभी युद्धपोतों के लिए पनडुब्बी रोधी टारपीडो का एक मुख्य आधार बन जाएगा यह। ठीक है, और साथ ही यह सभी नौसैनिक जहाजों पर पुराने टारपीडो की जगह लेगा जो कि भारी वजन वाले टारपीडो को फायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे हम बात करें कुछ इसकी विशेषताओं की, तो यह लगभग 8 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। ठीक है, 1500 किलोग्राम है। इसकी जो गति है 40 समुद्री मील या 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 समुद्री मील है, ठीक है, या 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। वरुणास्त्र को 2016 में ही भारतीय नौसेना द्वारा शामिल कर दिया गया है। ये जो परीक्षण था यह युद्धक परीक्षण था, यह ध्यान रखना है। कौन सा परीक्षण था? युद्धक परीक्षण था। ठीक है, चलिए, ये जो वरुणास्त्र है यह एंटी सबमरीन वारफेयर जहाजों से दागा जा सकता है। किनसे? एंटी सबमरीन वारफेयर जहाजों से दागा जा सकता है जो गहन जवाबी माहौल में भारी वजन वाले टारपीडो को दागने में सक्षम है। तो जो एंटी सबमरीन वारफेयर है इन जहाजों से दागा जा सकता है, और ये जब बहुत अधिक संख्या में बहुत अधिक तीव्रता के साथ युद्ध के दौरान कार्य करना होता है तो इसमें ये सक्षम होते हैं। यही कहा जा रहा है गहन जवाबी माहौल में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वरुणास्त्र टारपीडो के लाभ, क्या लाभ होंगे? दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और उन्हें मतलब कह सकते हैं कि घेरने की क्षमता इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, घेरने की क्षमता में नौसेना की शक्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस दृष्टिकोण से यह पहला
स्वदेशी रूप से विकसित हैवीवेट टॉर्पीडो है जो नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, इससे नौसेना की विदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता कम हो जाएगी और यह लागत प्रभावी हथियार है जो लंबे समय में नौसेना की धन की बचत करेगा। ठीक है, लंबे समय में क्या करेगा, नौसेना के लिए धन की बचत का कार्य करेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है घड़ियालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, भारत के उत्तरी भाग का ताजा पानी वाला क्षेत्र इनका प्राकृतिक आवास है। भारत के उत्तरी भाग का ताजा पानी वाला क्षेत्र इनका प्राकृतिक आवास है। ये नदी के स्वच्छ पानी का अच्छा संकेतक माने जाते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ आईयूसीएन की रेड लिस्ट सूची में कम चिंतनीय प्रजाति के रूप में चिन्हित है। ठीक है, अब इनमें से कितने कथन सही हैं हमें इसकी जांच करनी है। केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या कोई भी नहीं। तो इनमें से सभी तीन कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह चर्चा में कैसे आया। ठीक है, यह मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले ये घड़ियाल 3 दशक के बाद लगभग यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखे गए हैं और ऐसी संभावना है कि जो सतलज नदी से बाढ़ के दौरान ये बहकर वहां पे पहुंच चुके होंगे, ऐसा इकोलॉजिस्ट ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, अब हम घड़ियाल की बात कर लेते हैं, अपने काम की चीज पे लौटते हैं। घड़ियाल को गेवियल भी कहते हैं, घड़ियाल को गेवियल भी कहते हैं और यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है। लंबे और पतले थूथन के कारण, ठीक है, इसका थूथन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, लंबे और पतले थूथन के कारण। ठीक है, तस्वीर में लगाना, यहाँ पे चित्र लगाना भूल गया उसका। ठीक है, इनका मैं दिखा देता, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, यह अन्य से अलग होता है। अब मगरमच्छ क्या है, सरीसृपों की का एक समूह है मगरमच्छ। ठीक है, जिसमें मगरमच्छ शामिल होते हैं, घड़ियाल शामिल होते हैं, कैमन इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन तीनों प्रजातियों को जब हम लोग घड़ियाल की जब हम लोग संरक्षण स्थिति अभी जस्ट अगले स्लाइड में देखेंगे तो उस दौरान देख लेंगे। चूंकि किसी भी चीज में दोहराव न हो इसलिए एक ही जगह रखा गया है। विशेषता क्या है, लंबे और पतले थूथन है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। महत्व क्या है, अब देखिए नदी के पानी का, स्वच्छ पानी का ये अच्छा संकेतक है। नदी के स्वच्छ पानी का ये अच्छा संकेतक है। कहने का मतलब जहां इनकी उपस्थिति अधिक रहेगी यह माना जाता है कि वहां का जल स्वच्छ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है घड़ियाल का निवास स्थान, ध्यान रखना है। ठीक, प्राकृतिक आवास क्या, अच्छा ऐसे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी महत्व है। तो प्राकृतिक आवास के बारे में बात करें तो भारत के उत्तरी भाग का ताजा पानी, प्राकृतिक आवास। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग का ताजा पानी। अगर हम प्राथमिक आवास की बात करें तो चंबल नदी है। प्राथमिक आवास क्या है, चंबल नदी। ये कौन है, यमुना की सहायक नदी है। अगर हम माध्यमिक आवास की बात करें कि यहाँ कहाँ इनकी उपस्थिति देखी जाती है तो घाघरा हो गया, गंडक नदी हो गया, गिरवा नदी हो गया जो कि उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा नदी उत्तराखंड, सोन नदी बिहार, ये इनके माध्यमिक आवास है। ठीक है, तो अब चूंकि ये यहाँ पे पाए जाते हैं तो इनको किसी से खतरा भी होगा। तो किनसे खतरा है, नदी प्रदूषण से, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि स्वच्छ नदी के स्वच्छ जल का ये अच्छा संकेतक माने जाते हैं। ठीक है, बांध निर्माण से खतरा है, मत्स्यायन से खतरा है, बाढ़ से खतरा है। बाढ़ से बह के ये ऐसे जगह पे भी जा सकते हैं जहां पे इनके निवासानुकूल जलवायुगत परिस्थितियां न हो। ठीक है, अवैध रेत खनन से भी खतरा है और अवैध शिकार से भी खतरा है। ठीक है, चलिए अब संरक्षण के प्रयास की हम बात करते हैं। भारत में घड़ियालों के भारत सरकार के द्वारा या किन्हीं सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मुख्यतः संरक्षण प्रयास है यह प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए किए जा रहे हैं। तो कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र व प्रजनन केंद्र, क्या कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र या प्रजनन केंद्र, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यूपी स्पेशल से रिलेटेड टॉपिक है, प्रश्न में पूछता है कभी कभी कि फला संस्थान कहाँ अवस्थित है। चलिए
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इसे घड़ियाल इको पार्क भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में अवस्थित है, और घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का मौजूदा आकार है उसे लगभग 3 गुना बढ़ाया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम घड़ियालों की संरक्षण स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो जो घड़ियाल है गैवियलिस गैंगेटिकस जो घड़ियाल है, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम आयुसियन रेड लिस्ट की बात करें तो आयुसियन इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखता है। ठीक है, मगर की बात करें तो आयुसियन इसे सुभेद्य की श्रेणी में रखता है। खारे पानी के मगरमच्छ की बात करें तो आयुसियन इसे कम चिंतनीय की श्रेणी में रखता है। अब ये तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में, वहां पे हमने बात किया था, ये तीनों प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं साइट्स की और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। ठीक है, तो ये तीनों प्रजातियां साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल हैं और ये तीनों WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं। ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और पापुआ न्यू गिनी के जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं वो साइट्स की परिशिष्ट 2 में शामिल है। साइट्स की परिशिष्ट 2 में शामिल है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया के और पापुआ न्यू गिनी के खारे पानी के मगरमच्छ साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल है, जबकि भारत का साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला डिस्कशन ये यहीं पे समाप्त होती है। हम फिर कल आपके सामने कुछ नए प्रश्नों और नए मुद्दों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।